बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समास के भेद तथा तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ाया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समास का भेद का ही दूसरा यानी कर्मधारय समास के विषय में बताऊंगी। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर मैं परिभाषा से उसका तालमेल करके बताऊंगी कि कैसे यह परिभाषा पर आधारित है। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण हैं। नील कमल, जिसका हम लोग जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला कमल या नीला है जो कमल। ये हो गया समासिक पद या समस्त पद और ये हो गया समास विग्रह। समास को तोड़ने को कहते हैं समास विग्रह करना। जैसे संधि को खंड करते हैं, तोड़ते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं, लेकिन जब हम समास को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। तो यहाँ पे क्या है? नील कमल, ये हो गया समस्त पद और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो कमल या नीला कमल। तो ये है समास विग्रह। अब ये कर्मधारय समास क्या है वो हम लोग जान रहे हैं, तो इस उदाहरण से देखेंगे। इसमें क्या है? नीला कमल, कमल संज्ञा है और नीला जो है वो विशेषण है। ये विशेषण क्यों है? क्योंकि विशेषण की परिभाषा होती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पे नीला जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है। जैसे कमल लाल कमल भी होता है, सफ़ेद कमल होता है, तो ये नीला कमल है। तो कमल की ये विशेषता बता रहा है नीला शब्द। तो नीला विशेषण है और कमल संज्ञा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। एक विशेषण और एक विशेष्य, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो है वो विशेष्य हो जाता है। तो नीला कमल में नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। उसी तरह से लाल टोपी, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा लाल है जो टोपी। यहाँ पे क्या है? लाल ये विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? टोपी की। तो टोपी जो है वो विशेष्य हो गया, यानी संज्ञा या सर्वनाम। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, उसको कहते हैं महाविद्यालय। महाराज, महान है जो राजा, इसमें क्या है? महान शब्द जो है वो राजा की विशेषता बता रहा। उसी तरह महाविद्यालय में क्या है? महान शब्द विशेषण है और ये विद्यालय की विशेषता बता रहा है कि विद्यालय कैसा है। तो यहाँ इतने उदाहरणों में हम लोगों ने देखा कि एक पद विशेषण है और एक पद विशेष्य है। उसमें भी पहला पद विशेषण है, ये भी ध्यान रखना है कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य। अब यहाँ परिभाषा से इसको मिलाते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ है एक विशेषण और एक विशेष्य। तो ये परिभाषा से ऊपर क्लियर हो गया। परिभाषा में एक बात और लिखी हुई है, एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो उपमा मतलब होता है तुलना। तो यहाँ पे उपमान और उपमेय, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका भी उदाहरण से ऐसे समझेंगे। जैसे उपमान और उपमेय, कमल नयन यानी कमल के समान नयन। कमल नयन एक समस्त पद हो गया या समासिक पद हो गया और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा कमल के समान नयन। तो नयन जो है वो क्या है? ये उपमेय है, यानी इसकी उपमा की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल हो गया उपमान, जिसे तुलना भी कह सकते हैं। उपमान यानी तुलना। तो ये तुलना की गई है। नयन की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो नयन हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें। संसार सागर यानी संसार रूपी सागर। कैसा सागर? कैसा संसार? जो सागर के समान हो, बृहत हो। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। यहाँ पे मुख वाली जो है
वो उपमेय है। और किसके समान वो है? तो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है। जो बहुत सुंदर स्त्री होती है, जिसका चेहरा बहुत सुंदर होता है, उसको कहते हैं चंद्रमुखी। तो चंद्रमा के समान मुख वाली, यहाँ पे चंद्रमा जो है उपमान हो गया, और चंद्रमुखी है मुख वाली, ये है उपमेय है। आगे देखें, मृग नयन, मृग के समान नयन। मृग यानी हिरण होता है, तो हिरण की आँख बहुत सुंदर होती है, इसलिए उससे तुलना की जाती है कि उसकी आँखें कैसी हैं? हिरण के समान आँखें हैं। मृगनयनी या मृगनयन यानी हिरण के समान आँख वाली या हिरण के समान आँख वाला, है ना। तो यानी मृग के समान नयन। तो ये हो गया, मृग हो गया उपमान और नयन हो गया उपमेय। नयन की तुलना मृग से की गई है, यानी मृग की आँखों से की गई है। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। यहाँ धन जो है किस रूप में? स्त्री को धन माना जाता है, इसलिए कहा गया है स्त्री रूपी धन। फिर है मृग लोचन, मृग के समान लोचन। यही चीज़ है, जो मृग नयन हुआ उसी का ये पर्यायवाची कह सकते हैं मृग लोचन, यानी हिरण के समान आँख। लोचन का अर्थ होता है आँख। तो मृग के समान नयन वाली या मृग के समान नयन वाला, नयन होना चाहिए, मृग के समान नयन। मृग नयनी बोलेंगे तो हो जाएगा वाली, स्त्री के लिए, और मृग नयन यानी पुरुष के लिए भी हो सकता है, या सीधा कह सकते हैं कि मृग नयन यानी मृग के समान आँख। उसी तरह मृग लोचन यानी मृग के समान लोचन। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी उदाहरण एक दो हम लिख के आपको बता रहे हैं। पीताम्बर, लेकिन ये उदाहरण यहाँ नहीं, ये उदाहरण इसमें है। पीताम्बर यानी पीला अंबर। पीला है जो अंबर, पीला यानी रंग हो गया पीला, और अंबर यानी वस्त्र। तो पीला है जो अंबर, उसको कहते हैं पीताम्बर। तो यहाँ भी पीला जो है वो विशेषण हो गया, और अंबर जो है वो विशेष्य हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसमें उपमान और उपमेय में और ले सकते हैं। चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। यहाँ भी चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो कमल जो है ये उपमान हो गया, और चरण जो है वो उपमेय हो गया। तो बच्चों, ये आज स्पष्ट हुआ कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। फिर से मैं इसकी परिभाषा दोहराते हुए आपको फिर से एक बार इसको समझा दे रही हूँ। कर्मधारय समास में जिसमें एक पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य, ये होता है कर्मधारय समास। और उसी में एक और है कि जिसका एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ कमल से उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है कि नयन कैसे हैं? कमल के समान है। तो ये हो गया उपमान, और नयन की तुलना की जा रही है, इसलिए हो गया उपमेय। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अगले वीडियो में मैं द्विगु समास के विषय में आप लोगों को बताऊंगी।